नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश को लेकर जिसका नाम है खबरों के खिलाड़ी। हमेशा की तरह शो में हम बात करेंगे बीते एक हफ्ते में देश में हुए ढेर सारे राजनीतिक उठापटक घटनाक्रम के बारे में। यूं तो कई सारी बातें हैं, कई सारे हाइलाइट्स हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन सुर्खियां दो जगहों से खूब आई हैं। एक देश की राजधानी दिल्ली से और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बात हो रही थी, एक मंच सजा हुआ था, ढेर सारे एजेंडे थे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आता है और केंद्रीय मंत्री के एक ट्वीट ने ढेर सारी हेडलाइंस को बदला, लोगों के चर्चा के विषय को बदला। ट्वीट इस बारे में था कि संसद का एक सत्र आयोजित होने वाला है और अचानक से जैसे ही ये जानकारी आई, सबके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अभी हाल में ही सत्र पर जो विराम लगा उसको एक बार फिर से बुलाने की ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें और सूचनाएं सामने आई, एक बहस इस देश में शुरू हो गई है कि क्या ये देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है। खबरों के खिलाड़ी में इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मौजूद है और एक एक करके मैं परिचय कराऊं तो हमारे साथ गुंजा जी मौजूद हैं, पहली कुर्सी, जैसा हम खबरों के खिलाड़ी पर करते हैं कि वो उस कुर्सी पर हैं। हमारे साथ अवधेश जी मौजूद हैं एक विराम के बाद। अवधेश कुमार जी मौजूद हैं एक विराम के बाद, बहुत स्वागत। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले हफ्ते भी आप हमारे साथ थे। समीर जी आप एक बार फिर हमारे साथ, और देश रतन जी एक लंबे अंतराल के बाद खबरों के खिलाड़ी शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई में विपक्ष के 28 दल एक साथ बैठे, ये संख्या लगातार बढ़ी। पहली बार पटना में 15 दल हमको एक साथ दिखाई दिए, बेंगलुरु में 26 और मुंबई में 28। क्या ये जो एकता है, उसके बाद इन मीटिंग के शुरू होने से पहले आई एक जानकारी, क्या इंडिया I.N.D.I.A. इसको जिस तरीके से आप कहें, क्या उन विपक्षी दलों के एक साथ बैठने के बाद सरकार अपनी रणनीति को बदलते हुए किसी तरीके की अलग राजनीति या अलग मुद्दों की तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है या वो देश उस तरफ जा रहा है? क्या इंडिया की जो एकता है उससे इस देश की राजनीति पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या कोई कंसेशंस निकलता दिखाई दे रहा है? क्या कोई एकता निकलती दिखाई दे रही है? इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बातें हैं जो तीसरी बैठक से सामने आई हैं। गुंजा जी आप ही से सवाल लेते हैं। क्या प्रेम कुमार जी ने एक बात कही थी, क्या इंडिया से एनडीए डरा है? जैसे जैसे यूनिटी बढ़ रही है, पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, उनमें आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ एक कंसेशन बनता दिखाई दे रहा है, जहां बात हो रही है कि सैद्धांतिक तौर पर जहां तक मुमकिन होगा हम एक उम्मीदवार उतारेंगे। क्या इंडिया से एनडीए डर रहा है? देखिए, कई बार विपक्ष ने कहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है मोदी जी के अंडर में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जा रही है, एक फेस के ऊपर करने लगे हैं। तो वही चीज़ तो अब ये अलायंस भी कर रही है, इंडिया अलायंस भी तो वही कर रही है ना। तो वहां तो फेस ही नहीं हो रहा है। नहीं, पर वहां पर भी तो वो वही कह रहे हैं ना कि हम एक कॉमन लोगो लाएंगे, हम एक कॉमन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, हम पूरे देश में बोलेंगे कि हम सब एक हैं। तो आई थिंक इंडिया ने ये स्वीकारा है कि हाँ शायद हमारी डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पिछले 10 साल में इसलिए भी गई है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं सबको ओवरशैडो करती आई है साल दर साल। बट क्या हमें लगता है कि ये एक एनडीए डरा है? हमारे पास सर्वेज आए हैं, आपके न्यूज़पेपर ने करें, कई बड़े चैनल्स ने सर्वे करें, उसमें लगातार एक कंसिस्टेंसी आई है कि जो मूड ऑफ द नेशन जिसे हम कहते हैं, एंड आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी चैनल जो इस नाम से भी सर्वे करता है, बट क्या मूड ऑफ द नेशन इंडिया की तरफ है या फिर एनडीए की तरफ नहीं है, ये हम सबको मतलब रिजल्ट्स दिखते आ रहे हैं। मैं किसी का बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई किसी से डरा है। ये लोकतंत्र है एंड एज आई कीप सेइंग कि भारत भाग्य विधाता यहाँ का वोटर है। सारे दलों को, इंडिया हो एनडीए हो, उनको वोटर से डरना चाहिए, उनको वोटर के हित में काम करना चाहिए, जो कि एक एजेंडा अब तक ये इंडिया अलायंस नहीं लेके आ पाए एक्सेप्ट दैट एंटी मोदी एजेंडा। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊं समीर जी, इंडिया अलायंस जो है वो एक एजेंडा सामने नहीं ला पाया। सवाल तो ये भी था कि इस बैठक में एक चेहरा, एक लोगो भी सामने आ जाए, सामने वो भी नहीं आ पाया। क्या जो 28 दल हैं, क्योंकि अब वो संख्या 28 की हो चुकी है, आपको लग रहा है अभी भी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो एक आते नहीं दिखाई दे रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन यहाँ तो अगर आपके पास नेता, अगर आपके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपके पास एजेंडे नहीं है, तो कल को चुनाव होंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए जो इंडिया गठबंधन की अभी मुंबई में तीसरी बैठक हुई, आप देखिए कि पहली बैठक 23 जून को इनकी पटना में बैठक हुई थी, उसके बाद 17 जुलाई को बेंगलोर में बैठक हुई थी, और अब कल और आज जो उनकी कल बैठक खत्म हुई है बम्बई के, तीसरी बैठक थी। देखेंगे पहली बैठक से लेकर तीसरी बैठक के बीच में 68 डेज का गैप है। इस 68 डेज के गैप में इन्होंने सिर्फ एक नाम दिया था, और कल जरूर उन्होंने 4 कमेटियां बनाई है, जिसके अंदर एक समन्वय समिति बना दी है, सोशल मीडिया की कमेटी बना दी है, मीडिया की कमेटी बना दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज विपक्ष इस बात पे इकट्ठा हो गया है कि किसी एक चेहरे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने हम नहीं ला सकते, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सके, और विपक्ष अंदर भी कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको विपक्ष के लोग भी सर्वमान्य मानकर सामने ला सके। राहुल गांधी का नाम आएगा तो कई लोग विरोध करेंगे, ममता के विरोध होगा, केजरीवाल के नाम पे विरोध होगा, और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऐसा दल नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होने की स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी इस स्थिति में है कि फिलहाल मोदी के सामने कोई स्थिति देने चुनौती में नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि हर चुनाव जो देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, परिस्थिति के हिसाब से पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है, अपनी मैनिफेस्टो बदलती है, अपनी रणनीति को बदलती है। आप देखिए 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग लीडर थी, तब विपक्ष को लगा कि हम अकेले लड़के, अलग अलग लड़के हम इंदिरा गांधी को चुनाव में नहीं हरा सकते, फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता दल बना, इकट्ठे लड़े, सारी 4 पार्टियां मिली, उनका विलय हुआ, जनता दल बना, एक सिंबल पे चुनाव लड़े, और पूरे देश में कांग्रेस को हरा के जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को यह लग रहा है कि आज नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको चुनौती देने की स्थिति अकेले किसी दल में नहीं है। तो मिलकर हम क्यों ना इस स्थिति में आए कि हम भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच की जो दूरी है उसको कम कर सके। तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई है। लेकिन मैं आज भी ये मान के चलता हूं कि इनके अंदर इतना विरोधाभास है कि जो एक नहीं हो सकते। अभी उद्धव ठाकरे ने 4 दिन पहले कह दिया कि शरद पवार आधे इधर है आधे उधर है, ऐसे आधे अधूरे शरद पवार के साथ हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साथ में चुनाव कैसे लड़ेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट कैसे साथ में चुनाव लड़ लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच आपस में इतना विरोधाभास है। अब कल ही अडानी के मामले पर ममता बनर्जी की खबर है कि वो नाराज हो गई है। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे नाराज हो जाते हैं। तो ये कैसे कॉमन एजेंडा बनाएंगे, घोषणा पत्र कैसे होगा, कौन से मुद्दे लाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को अभी बहुत लंबी लड़ाई और बहुत लंबा वक्त तय करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के एकत्रित होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए कोई चुनौती नहीं है। स्पष्ट बहुमत की सरकार एनडीए बनाने जा रहा है। तेजरत्न जी, इतिहास के जिस पन्ने का जिक्र समीर जी कर रहे हैं वही कि जब इंदिरा गांधी उतनी ताकतवर दिखाई दी, विपक्ष एकजुट हुआ और उसके बाद परिवर्तन आया था। क्या इंडिया गठबंधन उस तरीके की एकजुटता को बनाए रख पाएगा लोकसभा चुनावों तक, और उस तरीके के किसी चेंज को जो वो चाह रहे हैं करना या वो कह रहे हैं लगातार कि हम लाएंगे, जमीन पर उसको लाकर दिखाएंगे, क्या वो मुमकिन दिखाई देता है? देखिए, इतिहास से सबको सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी और इमरजेंसी भी आई, उसके बाद एक नया गठबंधन बना, लेकिन उस गठबंधन का क्या हुआ? वो हमारी विचारधारा से मेल जोल खाता था। वो गठबंधन वो बुरी तरह टूटा है और भारत के लोग निराश हुए और फिर से इंदिरा गांधी आई। और दोबारा राजीव गांधी इसलिए आए उस वक्त क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो और उसके बाद कांग्रेस, जब राजीव गांधी की हत्या हुई, फिर भी कांग्रेस उस स्तर तक नहीं पहुंची। 200 के करीब शायद उनकी सीटें आई थी तब। हाँ, तो वो इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाता है और आपकी आंख खोलता है। तो ये जो वैचारिक, जैसे समीर जी ने बोला, वैचारिक और सैद्धांतिक विरोधाभास है, जिसके तो एक संयोजक भी नहीं दे पाए और ना लोगो दे पाए। क्योंकि अगर लोगो देते हैं तो पार्टी के सिंबल से वो क्लैश करेगा। तो ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, तो वो डर वहां दिख रहा है। डर देखिए तथ्यात्मक होता है, हवा में नहीं होता। आप संयोजक नहीं दे रहे हैं क्योंकि डर है कि बिखर जाएंगे। आप लोगों नहीं दे रहे हैं क्योंकि जमीन पे उसका असर पड़ेगा। तो डर आपको वहां से साफ नजर आ रहा है। बाकी लोग तो एनडीए को डर बोल रहे हैं, तो उसमें तथ्य दीजिए ना कैसे डर आ रहा है। तो तथ्यात्मक रूप से डर जो है वो डॉट अलायंस में दिख रहा है, जिसके कारण से उन्होंने जो एक असंभव चीज को, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, एक शाब्दिक मुखौटा पहना दिया, जो कि जितना संभव हो सकेगा हम एक कैंडिडेट देंगे। इसकी असलियत जब जमीन पे उतरेगी तब देखिए। दूसरा, एनडीए को अगर आप लेके देखते हैं, बीजेपी को, वो जो अब करने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनके संकल्प पत्र हुआ है। वो जनता के सामने इनको लेके जा चुके हैं और बहुमत में, प्रचंड बहुमत से वो आए हैं। तो उनके पास नैतिक अधिकार है इन सब चीजों को लागू करने का। तो ये फर्क है। ठीक है प्रेम कुमार जी, बात
और ये सवाल जायज है क्योंकि इस मीटिंग से पहले बात हो रही थी और खुद इंडिया घटक के कई सारे दलों के लोग और नेता ये बात कह रहे थे कि नहीं, इस बार आपको वो यूनिटी और ज्यादा दिखाई देगी, एक चेहरा भी दिखाई देगा कि किसके नेतृत्व में हम आगे जाएंगे। क्यों तय नहीं हो पाया 3-3 बार बैठने के बावजूद कि कौन वो चेहरा होगा, कौन आगे बढ़ाएगा, क्या एक लोगो होगा? देखिए, ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि तय होता तो और अच्छा होता, लेकिन इसके ये तय नहीं हुआ तो क्या इन बीते 68 दिनों में कोई बिखराव देखने को मिला, कोई टकराव देखने को मिला? तो वो नहीं मिला। जब नंबर ऑफ पार्टीज ज़्यादा होंगे तो इसकी आशंका रहती है कि हो सकता है कि कोई पार्टी छिटक कर चला जाए, कोई नाराज़ होकर चला जाए, इसकी आशंका रहती है। और मगर इसका एकजुट बना रहना, इसको आशंका एक संभावना का उल्टा सवाल डर पे था। मैंने आशंका रखा, वो भी नकारात्मक शब्द ही है। लेकिन आप ये इकट्ठा है, एक रेजोल्यूशन ले रहा है, कमेटी बना रही, कमेटी में सभी पार्टी के लोग हैं, तो कम से कम इंटैक्ट हैं, ये मैसेज तो जा रहा है। अब लीडरशिप को के साथ चुनाव लड़े, ये रणनीति ही नहीं है। रणनीति ही नहीं है कि लीडरशिप के साथ चुनाव लड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं कोई संयोजक या कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर, कोई फेस नहीं बनेगा, ये आप तय मानिए। तो जो लोग ये लाना चाहते हैं कि लीडरशिप लाइए, अरे बिना लीडरशिप के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया गया था, और लीडरशिप रहते हुए भी लाल कृष्ण आडवाणी जी पीएम नहीं बन सके, पीएम इन वेटिंग ही रह गए। तो लीडरशिप उतना बड़ा इशू है नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि इंडिया बनने के बाद से जो पैरेलल एक्टिविटीज एनडीए में हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में जो दिख रहा है, सब तो इंडिया को ही ध्यान में रख करके नरेंद्र मोदी जी हर दिन भाषण दे रहे हैं। तो ये डर वहां दिख रहा है, क्योंकि अगर इंडिया का खौफ नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी का हर दिन के भाषण में इंडिया के ही लोग नहीं रहते। कभी इंडियन मुजाहिदीन और नाम को लेकर के उन्होंने कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जैसे बातों को लेकर के उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। लगातार जो उनका है वो इंडिया पर अटैक करना है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के फॉर्मेशन का असर उन पर पड़ रहा है और पड़ेगा नेचुरली, इसको इनकार कोई तो कर नहीं सकता। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि देखिए, एनडीए भी सरकार आई थी तो बहुत सारी पॉलिसीज को उन्होंने एक तरफ कर दिया था। भाई यूसीसी, राम मंदिर जैसे हिंदुत्व के सवाल, सबको अलग करके उन्होंने एनडीए बनाया था, क्योंकि उस समय वो मुद्दा लाते तो डर था। वही देश रत्न निगम जी के शब्दों में, डर था कि अगर अयोध्या का मुद्दा लाते तो उनका एनडीए बिखर जाता। डर था अगर वो कश्मीर 370 का मुद्दा लाते तो एनडीए बिखर जाता। ये डर जो होता है आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, और इसी का सॉल्यूशन होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तो इसी डर के कारण, आप उसको डर बोल लीजिए या जरूरत बोल लीजिए, ये सुविधा है। लेकिन ऐसा नहीं कि डर केवल इंडिया के साथ बोलिएगा और एनडीए के साथ नहीं बोलिएगा। डर बोलना है तो दोनों तरफ के लिए बोलिए जी। ठीक है, डर शब्द इसमें एक लाइन में बोल दूं, मैं एक लाइन ही लूंगा क्योंकि अवधेश जी का कमेंट इस विषय पर आना बहुत जरूरी है। प्रेम कुमार जी अभी कह रहे थे कि गठबंधन एकजुट है 67 डेज से, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 5 सितंबर को 6 राज्यों के 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें भी इनका गठबंधन कितना स्ट्रांग है आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के धूपगढ़ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को लोकसभा की, और इसीलिए छत्तीसगढ़ जाते हैं वो उस पर कमेंट नहीं कर। नहीं, आप मेरा ये कहना है कि धूपगढ़ एक विधानसभा चुनाव हो रहा है, कांग्रेस वहां समर्थन दे सकती थी, कांग्रेस ने वहां लेफ्ट को समर्थन दिया है, लेफ्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया है, घोसी में ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, उसके बदले कहा था कि मध्य प्रदेश में आप उम्मीदवार मत उतारिएगा। समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अगर एकजुटता चाहता, दिखाना चाहता, तो इन 5 सीटों पे भी दिखा सकता था। ठीक है, आपका एक पॉइंट आ गया। इस पर एक कमेंट मैं बिल्कुल एक लाइन का कि ये जो इंडिया बना है ना, राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए, स्टेट लेवल पर ये कॉम्प्रोमाइज होकर के इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बना। डर शब्द का बहुत प्रयोग हुआ और मुझे लग रहा है क्योंकि वहां पर आप हल्का सा मुस्कुराए भी थे क्या, और वो जो प्रेम कुमार जी ने कहा ना कि अगर डर की बात होनी है तो फिर दोनों तरफ हो, क्या एनडीए खेमे में है डर? देखिए, डर शब्द जो है मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में और लोकतंत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। युद्ध की पहली रणनीति यही होती है कि अपने विरोधी को कभी हल्के में मत लो और विरोधी के संपूर्ण जो उसकी शक्तियां हैं उसको मूल्यांकन करके फिर अपनी रणनीति का ताना बाना बुनो। ये है सामान्य सी युद्ध की रणनीति।
तो जो एनडीए कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो उन्होंने ये देखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि INDIA के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपनी रणनीति के विपक्ष से चुनाव में मुकाबले की रणनीति को, नैरेटिव की रणनीति को, राजनीतिक और विचारधारा में भी क्या क्या लाना है उसकी रणनीति की पुनर्रचना थोड़ी करनी पड़ी है। रीस्ट्रक्चरिंग उसको बोलते हैं कि भैया अगर है तो क्या हो। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने कहा कि अगर आप मजबूती से लेते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय जो जिस ढंग से विपक्ष जिस ढंग से दिख रहा है, ये विपक्ष न तो 2014 में था न 2019 में था, क्योंकि 2014 में यूपीए थे लेकिन उसको लग रहा था हम सत्ता में वापस आ जाएंगे, ये तो जाने वाले नहीं, एक वो मेंटेलिटी थी, इसलिए बहुत ज्यादा केयर नहीं कर रहे थे। 2019 में माहौल बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी जा ही रहे हैं क्योंकि चौकीदार तो चोर है, तो उसको जनता अस्वीकार कर देगी। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये आसानी से जाने वाला नहीं है, इसके लिए हम लोग सत्ता में लौटकर नहीं आएंगे अगर ऐसा ही सोचते रहे तो। इसलिए करो या मरो की अगर स्थिति है तो थोड़े थोड़े अपने स्वार्थों को तिलांजलि दो, मिलजुल के बैठो, कोशिश करो, अपने मतभेद है वो रहेंगे लेकिन मुकाबले के लिए मिलजुल के लड़ने की कोशिश करो। तो मेरा अपना मानना है कि उन्होंने 77 के से भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इस समय INDIA काम कर रही है। इतनी व्यवस्थित तरीके से मैंने कभी विपक्ष को भारत में काम करते नहीं देखे, एक एक बिंदु पर। आप देखिए रणनीति, अगर उसमें 3 तो केवल कमेटी है नैरेटिव के लिए, मीडिया की अलग कमेटी है, सोशल मीडिया की अलग कमेटी है, तीसरी एक अलग, माने ऐसी ऐसी कमेटियां बन रही है। तो आप सोचिए कि कितने ध्यान है। 14 को समन्वय समिति बना दी गई है जिसमें आए हैं। क्या सफलता मिलेगी जब इतनी चीजें बेहतर नहीं, हो रही हैं? सुनिए, जब कर्नाटक, देखिए बेंगलुरु के बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि जो दल सामने दिख रहे हैं नेता, केवल यही नहीं है INDA, इसके पीछे वो सारी शक्तियां हैं, वो बड़े बड़े थिंक टैंक है, वो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो संस्थाएं हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े NGO हैं जो बुद्धि भी दे रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करना है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग अभी बन के तय करेंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, NDA के मुद्दे को किस ढंग से उठाना है ताकि वो लपक के फिर हमको कमजोर न कर देते, ये सारी बातें पहले नहीं होती थी। तो वो सारी शक्तियां इस समय लगी हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से बहुत सारे देश और भारत के जो निहित स्वार्थी तत्व हैं उनको बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं इस देश और दुनिया में। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पर अगर प्राइम मिनिस्टर समझौता करने के लिए तैयार नहीं अड़ता है और बड़ी शक्तियां भी नहीं चाहती है कि सरकार लौटे, भारत के साथ संबंध रख रहे, केवल चीन की ही सवाल नहीं है, तो वो इस समय एक बड़ी ताकत लगी हुई है। तो इसमें यह आवश्यक था कि भाई जो भी बचे, जैसे अब कल 2 दल बढ़ गए, अब तो NDA में या उधर INDIA में वही दल आएंगे जो एक दल से टूटेंगे, वो कि भैया इधर नहीं जुगा रहे तो टूट के चलो, बाकी सारे दल छेंक लिए गए हैं, हमारे बिहार में सब घेर लिए गए हैं। तो ये मायावती जी नहीं, मायावती तो किसी और जाने वाली नहीं है, मायावती जाएगी नहीं, क्योंकि जाने से उसका खात्मा हो जाएगा जो कुछ वो बची हुई है। तो इसलिए नवीन पटनायक, नहीं वो तो देखिए नवीन पटनायक है और कांग्रेस है, जो YSR है, हाँ अकाली दल है, ये सब जाने वाली नहीं है इधर उधर। तो उसमें अकाली दल जा भी सकती थी, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हो रही, जो जहां तक गठबंधन का सवाल है, देखिए लोकसभा में ये सीटों को थोड़ी बहुत ये अपनी कम करेंगे। इस बार इनका है कि भैया हम हार, सबने समझा दिया है एक दूसरे से, जो भी विरोध में बोलता है तो हम नाम नहीं लेंगे, 5, 7, 10 लोग ऐसे हैं कि कांटेक्ट में जाते हैं, उनको पहुंचते हैं, को समझाते हैं। बीजेपी को इसकी रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है कि बीजेपी इस समय जो है ऐसे लोगों को भी जोड़े जो नेताओं से उनके संपर्क करे। तो बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी पर निर्भर है, उसकी एक वीकनेस देखिए, बीजेपी ये देख रही है कि हर चीज नरेंद्र मोदी कर देंगे। इस समय मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि INDIA जो है व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी उसके समानांतर एक बेहतर रणनीति मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और इसीलिए जब ये एजेंडा आप सेट कर रहे हैं, दो लाइन पूरी कर, जैसे बेंगलुरु की बैठक के दिन ही समानांतर बैठक बुलाना, हाँ। मतलब नरेंद्र मोदी की रीति है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, सबसे बड़ी रक्षा क्या है, आक्रमण करो, सीधा हमला करो। तो वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब INDA की बैठक हुई तो उसी दिन घोषणा करो कि नहीं हम 2 दिन रुक के नहीं करेंगे, कि उसी दिन घोषणा करो कि हम संसद का विशेष सत्र ला रहे हैं, और उसी दिन जो है फिर यह तय करो कि इसमें जो है समिति बनेगी ताकि इनको अपना ये जवाब देने को मजबूर, हमको जवाब न देना पड़े। तो रणनीति में वो चल रहा है, देश में आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन देश का मानस इस समय, देश का मानस ये मानने के लिए तैयार नहीं, जो NDA ने कहा है कि देश में डेमोक्रेसी फेल हो गई है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप है,
है, नरेंद्र मोदी ने देश को खत्म कर दिया है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, इस नैरेटिव से नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का वोट विपक्ष बढ़ाएगा। इसलिए नैरेटिव उनके पास इस रूप में नहीं आई। ठीक है देशरतन जी, एक चीज इस बार हमने देखा जिसका जिक्र समीर जी ने भी किया कि ममता बनर्जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दी। पटना की तस्वीर मुझे याद आती है कि अरविंद केजरीवाल वहां दिखाई नहीं दिए। बेंगलोर वो शर्त पे पहुंचे कि एक दिन पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि हम दिल्ली बिल पर आपका साथ देंगे। इंडिया दिखाने की तो कोशिश एक कर रहा है कि तस्वीरों में वो एक दिखाई दें, लेकिन ये जो अविश्वसनीयता है एक दूसरे के ऊपर, बार्गेनिंग जो चल रही है, शरद पवार के ऊपर क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्या आपको लगता है कि जब ये सवाल और बड़े होते जाएंगे और सारी चीजें आनी बाकी है, अब जैसे अगर यही बिल आ जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो फिर सैद्धांतिक रूप से जो पार्टियां उसके साथ हैं, क्या ये आपस में जो गैप है वो और बढ़ते दिखाई देंगे या इसको पाट लिया जाएगा? देखिए, मैंने वही बोला, जो मुखौटा लगा के आप चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें छुपेंगी नहीं। डॉट डॉट अलायंस की वो जनता देख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग ये समझते हैं कि हमारा जो मतदाता है वो समझदार नहीं है। लीडर्स एक तरफ चले जाएंगे तो मतदाता भी उनके साथ पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह चला जाएगा। कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी की जो डिलीवरी है ग्राउंड पे स्कीम्स की, जिससे करीब 60-70 करोड़ लोगों को जो फ़ायदा हुआ है वो वहाँ पर बैंक कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जो करिश्मेटिक अपील है वो है, बाकी जो अभी भी कई सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, तो उसका मुकाबला एक मुखौटा जो लगा के एक अपने आप को एकता जो दिखा रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, जो मुझे समझ में आता है। दूसरा, बीजेपी के जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने क्या किया, चाहे वो राम मंदिर हो या 370 हो, कितना भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, उनके मैनिफेस्टो में थे और उन्होंने इसको जब लागू किया तो सब एनडीए के लोग उनके साथ खड़े थे। ये फर्क था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा भी। तो क्या वो ऐसा पॉसिबल है दूसरे साइड पे, जो मुझे नहीं दिखता। जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, अभी तो हम वैचारिक रूप पे नीति के तौर पर गए नहीं हैं, अभी तो हम उनके विरोधाभास को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके आगे जो नीतियां आनी चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, वो कोई विजन नहीं दिख रहा है, ना वो बना पाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है फाइनल कमेंट की तरफ जी? ये जो दो बातें आई है, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपनी विचारधारा से समझौता किया, इसीलिए असंतोष उभरा, वो सरकार चली गई राज्यों से। नरेंद्र मोदी ने विचारधारा को प्रखरता से सामने लाया है, अपने लोगों को बोलने का अवसर दिया है, पार्टी को छूट दिए है, विधान बनाए हैं और खुल के जो काम करना है, चाहे राम मंदिर पर काम करना है, किया है। इसलिए दो सरकार में डिफरेंसेज है। ठीक है, वो उन्होंने अपने मुद्दों को आगे रखा नहीं, ये जो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने भी समझौता किया था, इसीलिए चले गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने बिल्कुल एक असंतोष था, और पार्टी के अंदर असंतोष था, संघ परिवार में असंतोष था, व्यापक पैमाने पर लोगों ने विरोध किया, सड़कों पर उतरे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के 4 महीने बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी सड़क पर उतरे हुए थे। 26% जो है जो इंश्योरेंस में आया था, हम सब लोग उस आंदोलन में थे उस समय। समीर जी, वो स्थिति नहीं है इस समय। बहुत कुछ आना बाकी है, ये सत्र है, और जैसा अवधेश जी ने सत्र वाली चर्चा में कह दिया था ना कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन क्यों सोच रहे हैं, 5 दिन है, 5 बड़ी चीजें भी हो सकती हैं इस सरकार के पास अभी रखने को, बताने को। यूसीसी की बात होती है, महिला आरक्षण बिल का जिक्र होता है, फिर हम सबको पता है कि अगले साल के शुरुआत में राम मंदिर में रामलला के दर्शन आम लोग जाकर उस मंदिर में कर सकेंगे, वो एक तस्वीर आनी बाकी है। बहुत कुछ है जो डेवलपमेंट आना बाकी है। आपको लगता है इन सारे बड़े मुद्दों का काउंटर ये जो इंडिया गुट है, ये जो विपक्ष की एकता है, ये मिलकर दे पाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्षी एकता के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 9 साल के अंदर जो परफॉर्म किया है विभिन्न मोर्चों के ऊपर, उसका जवाब इंडिया के पास, गठबंधन के पास अभी नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की हो, या इकोनॉमिक ग्रोथ की हो। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इतने कोविड के सिचुएशन के बाद दूसरे देशों की इकोनॉमी डाउन हो रही थी, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है और 5वीं अर्थव्यवस्था आज बना हुआ है, और मेरे अगले कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपना विजन आने वाली सरकार का भी बता दिया है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उनके पास प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए क्या है, किस मामले में मोदी सरकार फेल हो गई है और किस मामले में मोदी सरकार परफॉर्म नहीं कर सकी है। उस मामले में वो परफॉर्म करेंगे, उन्हें यह बहुत स्पष्ट तरीके से मतदाताओं को बताना पड़ेगा, और कोई चेहरा भी देना पड़ेगा कि मोदी के सामने ये चेहरा है, तभी जनता डिसाइड कर पाएगी कि मोदी से बेहतर वो विकल्प है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले में अभी ध्रुव है। जहां तक सत्र की विशेष सत्र की बात है, तो देखो, विशेष सत्र में बहुत सी बातें आ सकती है। हो सकता है महिला आरक्षण पे आ जाए, हो सकता है वन नेशन वन
कॉमन इलेक्शन आ जाए, हो सकता है किसी और मुद्दे पे आ जाए। मुझे तो ये लगा कि रोहिणी आयोग की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो सबमिट की है अभी जातिगत जनगणना रिजर्वेशन के ऊपर, हो सकता है मोदी सरकार उस पर कोई बड़ा निर्णय ले ले, क्योंकि आदिवासी और पिछड़ा एक बड़ा वोट, तो हो सकता है कि 50% वोट बैंक जो पार्टी मान के चल रही है कि 51% हमें वोट बैंक फिक्स करना है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जहाँ ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वोट बैंक पे फोकस कर रहे हो। जो अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो घोषणा जारी की थी विश्वकर्मा योजना, वो बेसिकली पिछड़े लोगों के हिसाब से ही थी। तो मुझे लग रहा है हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी इन सब बातों को छोड़ के पिछड़ों को लेकर कोई बड़ी योजना लेकर आ जाए। ठीक है, अब फाइनल कमेंट की तरफ हम लोग इस चर्चा की। गुंजा जी, एक चीज, क्या चेहरा देने से किसी तरीके का फायदा इंडिया उस पूरी यूनिटी को मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? और कल मुझे लालू प्रसाद यादव का भाषण याद आ रहा है, दोबारा उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि राहुल गांधी है बहुत पुरजोर तरीके से लड़िए। पहली मीटिंग में भी उन्होंने उनको दूल्हा कहा, उसके 2 मायने थे, व्यक्तिगत अलग, सियासी मायने थे। कल भी उन्होंने कहा। क्या इस तरीके का पुश हो रहा है कि एक चेहरा आना चाहिए, और आपको लगता है उससे फिर जो लड़ाई है वो और ज्यादा कांटे की, और ज्यादा मुकाबले की होगी? देखिए, I mean, I don't do crystal gazing, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा किससे। लेकिन आप अगर INDI एक अलायंस में जितने भी चेहरे हैं, अगर उन सभी चेहरों को देखें, क्या उन्होंने पहले प्रयास नहीं किया है वही काम करने का जो अब कर रहे हैं? जनता ने बार बार नकारा है। और एक बात जो हम लोग को याद रखनी चाहिए कि 9.5 वर्ष के करीब हो गया है नरेंद्र मोदी को आज हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे। काम अभी भी कितना बाकी है उनके पास, उनके दिमाग में अभी भी है। यूसीसी कर सकते हैं, वुमेन रिजर्वेशन कर सकते हैं। आज भी हम सब सोच रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। INDI के पास इतने चेहरे हैं, लेकिन काम गिनाने के लिए एक भी नहीं बता रहे कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। आखिर क्यों? 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अगर करें, सैद्धांतिक तौर पर अगर सब लोग राजी हैं, यूपीए ने क्यों नहीं किया ये काम? GST पे आप सब राजी थे सैद्धांतिक तौर पे, आपने क्यों नहीं किया? आधार कार्ड ले लीजिए, 370 की जब बात आई किसी ने मना नहीं किया, सबने कहा हम इन प्रिंसिपल रेडी हैं, वी आर नॉट ओके विद द वे इट्स बीइंग डन, द टाइमिंग इट्स बीइंग डन। तो आप जब रहते हैं सरकार में, तब भी ऐसा नहीं है कि आप जो लाभार्थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी उभरी है, आपने कभी उसे अटेंशन दिया हो। आई थिंक जो लाभार्थी है उसने पिछले 2 दशक देखे हैं और बड़ा स्टार्क डिफरेंस देखा है। तो आई डोंट थिंक कि एक चेहरा उभर आने से जो है पिछले 10 साल का जो काम, जो बेनिफिशरीज है, वो एकदम से भूल जाएंगे कि क्या हुआ है। प्रेम कुमार जी, आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा का वो ये कि जो ये लगातार बात हो रही है ना, कि आपने भी जिसका जिक्र किया था कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे आइए, पर जनता को ये तो समझ आता है ना कि फिर आप कुछ मुद्दों को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको वो राजनीतिक निहितार्थ को पूरा करना है। तो क्या ये वाला जो मैसेज है, राज्यों में जिन विषयों को आपने सालों से उठाया, उसको छोड़ देने से जनता साथ आ जाएगी? देखिए, सत्ता में बदलाव कब होते हैं? 2 कारण से। एक, सत्ता स्वयं अपने नकारात्मक कारणों से अलोकप्रिय होती है और उसमें बदलाव होती है, और दूसरा, बदलाव करने वाली शक्तियां एक उम्मीद लेकर के आती हैं तो बदलाव होती है। यही 2 फैक्टर हैं। तो आज इस विषय पर टसल है। एक पक्ष है जो जैसे गुंजा जी कह रही हैं, देश रत्न जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, चौगेकर जी भी कह रहे हैं, समीर जी, कि नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल है बहुत चमकीला है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम में देश 128वें पर चला गया, नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जीवन मुश्किल हुआ है। ये सारे हालात हैं। और ग्लोबली भी हम कहते हैं कि दुनिया में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है, लेकिन हम सार्क तक की बैठक को नेगोशिएट को नहीं कर पा रहे। चाइना ने लीड ले ली है इंटरनेशनली, पूरे पश्चिम एशिया तक हमारे साथियों को अपने साथ जोड़ लिया, जो हमारी जय जयकार किया करते थे। आज वो स्थिति है। तो ये भी एक पहलू है। तो इस चीज को लेकर के देखिए, बोलने दीजिए। आप क्यों आप लोग इतने सारे लोग बोल रहे थे, आप लोग मैं अकेला काउंटर दे रहा हूँ। आप लोगों सवाल नहीं है ये, ऐसा आप लोगों को मैं अकेला काउंटर दे रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। नहीं, एक आध तो टोक टाक चलेगा आपको बीच बीच में, टोक लीजिए, बोलते रहिए। नहीं, बोल लिया। अच्छा, तो ये दूसरा पहलू है। तो इसमें जो इंडिया गठबंधन बना है, 11 मुख्यमंत्री हैं इसमें। भाई
पार्टी जो है 28 हैं, अब 63 का आंकड़ा का भी जिक्र करना चाहते हैं। 63 नेता पहुंचे। 63 भाई, 36 का आंकड़ा आपने सुना होगा, एक दूसरे से खिलाफ होता है। 63 एक दूसरे से जुड़ाव का आंकड़ा होता है। तो 63 नेता वहां पहुंचे थे, ये भी मार्केबल है। तो इन चीजों के रहते हुए एक जबरदस्त जो माहौल है, अवधेश जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि इतना संगठित रूप से विपक्ष को नहीं देखा गया था, इस बार देखा गया है। इसलिए सत्ता को डर लग रहा है कि वो सत्ता से बेदखल हो सकती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहां सोचा था उस समय कि वो सत्ता से बाहर होंगे। फील गुड चल रहा था, लेकिन हो गए थे ना, लोगों ने सोचा था। उसी तरीके से इस बार भी होगा और इतिहास दोहराया जाएगा। ये सत्ता से बाहर होंगे और आपका ये एपिसोड याद रखा जाएगा कि प्रेम कुमार ये कह रहा था। इससे बढ़िया लाइन कोई नहीं हो सकती। नहीं, बढ़िया लाइन कैसे नहीं हो सकती? इस एपिसोड को याद रखा जाए। नहीं, याद रखा। ये है, बढ़िया लाइन क्या होगी? ये जो प्रेम जी बोल रहे हैं, यही शब्दावलियां जो हैं नरेंद्र मोदी को फिर से 2014, 2019 से ज्यादा बहुमत से वापस ले आएगा। क्योंकि जब आप कहेंगे कि जीडीपी गिर गई है, चीन हमसे आगे निकल गया है, अरे चीन की ताकत होते हुए भी दुनिया उसको वो सम्मान इस समय नहीं दे रहा है जो भारत को विश्व के क्षितिज पर मिल रहा है। इस समय भारत की और हिंदुत्व के अभ्युदय का काल है कि एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मुरारी बापू के खता में खड़ा होकर के और कह रहा है कि मैं एक हिंदू हूं, इसलिए यहां हूं और मैं चाहता हूं कि धर्म में पुस्तकों में जो लिखा है मैं वैसे शासन करूं कि वो एक आदर्श होगा। और ये कह रहे हैं कि भारत जो है छोटा, यही जो विपक्ष की निगेटिविटी है ना, नकारात्मकता जो है, चीजों को गलत पेश करना, अपने विरोधी का सही मूल्यांकन नहीं करना, तो बता देगा। और हंगर इंडेक्स और फलाना जो भारत के विरुद्ध इस समय निकाला जा रहा है कि छोटा छोटा एक एनजीओ निकाल करके दुनिया में बता देता है और उसको फ्लैश बना दिया जाता है, उसके आधार पर अगर आप तय करते हैं गलवान का भारत के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, हम सबके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कोई जवाब ऐप पर प्रतिबंध नहीं है। $100 अरब का नेगेटिव व्यापार चाइना के साथ चल रहा है। अरे भाई, चाइना देशी का नारा बुलंद करने वाले चाइनीज माल से देश को पकाए हुए हैं और कह रहे हैं कि देशभक्त हैं। क्यों नहीं चाइना का बहिष्कार किया गया? ये जो डबल नीति चल रही है, राष्ट्रवाद की नीति, चीन के व्यापार में, सुने चीन के व्यापार में, सुनिए, चीन के व्यापार में 1600 टाइम्स के काल में वृद्धि हुई है। 1600 टाइम्स ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि चीन वो एक अलग पक्ष है, उस पर डिबेट करेंगे। चीन हमारा चुनौती है और भारत बहुत सही तरीके से मुकाबला कर रहा है और उसको बता के इस प्रकार से कहेंगे कि चीन ने हमारा जमीन ले लिया, अपने सैनिकों को आप की आलोचना करेंगे, भारत की आलोचना करेंगे। आप भारत के लद्दाख में पूछिए ना, लोग बता रहे हैं कि जमीन ले लिया। व्यवस्थित होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए लोग पराजित होते हैं। शक्तिशाली जमीन ले लिया, आपके नहीं कहने से थोड़े हो जाएगा। बातों को छुपाया जा रहा है देश से। प्रेम जी, ये विषय फिर हमने पहले भी उठाया और हम लगातार जो विषय इस देश में जरूरी होंगे वो उठाए जाएंगे, चाहे वो चीन का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो। लेकिन वापस कह रहा हूं कि इस वक्त इस चर्चा में एक बात जो हमको निकलकर सामने आई है कि हाँ, हमने इस तरीके से जो विपक्षी एकता को देखा है, जिस तस्वीर को दिखाई दे रहा है, क्या ये लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही बनी रहेगी? क्या ये सत्ता की उस दावेदारी में और मजबूत होती दिखाई देगी और क्या जमीन पर इसका फर्क पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका फैसला आपको, यानी कि जनता जनार्दन को करना है। और इससे पहले कि इस चर्चा को यहां विराम दूं, एक बार फिर इसरो ने इस देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हमारे आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है और हम अपनी ओर से भी इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों को जो इस प्रयास में जुटे थे खूब शुभकामनाएं देते हैं और इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपके पास एक काम है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लगातार आपकी जो राय है, जो यहां पर चर्चा हुई, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, वो लिख के हमको जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।